हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सब थंबनेल में देख रहे होंगे, आज से हम लोग यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए, आप सभी को पता होगा कि आईपीएस एएफओ 2026 का जो एग्जाम पैटर्न है वो चेंज हो गया है। इस बार एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है वो मेंस में तो पूछेगा ही, साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रीलिम्स एग्जाम है, जहां पर एग्रीकल्चर से आज तक क्वेश्चन नहीं आया था, वहां पर भी अब एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आएगा। एग्रीकल्चर का एक अलग सेक्शन है जहां पर आपको एग्रीकल्चर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये एमसीक्यू सीरीज लाया गया है। यहाँ पर हम लोग प्रीलिम्स एग्जाम के लिए एग्रीकल्चर का पोर्शन कंप्लीट करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। यहाँ पर आपको पर डे 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एग्जाम ओरिएंटेड एकदम जो आईपीएस एएफओ का पैटर्न है, क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है, ऑप्शन जो 5-5 दिया जाता है, वही यहाँ पर पैटर्न लाया गया है। आपको एकदम फील होगा कि आप इस एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बस आपको इस क्लास के एंड तक बने रहना है, वीडियो को पूरा देखना है। ये जो सीरीज है वो कंटिन्यूअस आपके एग्जाम तक चलेगा, जब तक प्रीलिम्स एग्जाम नहीं हो जाता है। इस मंथ के एंड में इसका एग्जाम होना है, तो उस डेट तक ये सीरीज चलने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे आईपीएस एएफओ प्री 2026। इस बार प्री के एग्जाम में भी आपका एग्रीकल्चर का पोर्शन आएगा। तो ये जो सीरीज है, यहाँ पर आपको 30 एमसीक्यू देखने को मिलेगा। डेली ये क्लास लगने वाला है। आज इसका डे 1 है। टारगेट क्या रहेगा? तो आईपीएस एएफओ 2026 इस एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रूल क्या है इस सीरीज का, इसको भी देख लेंगे। 30 एमसीक्यू डेली, अटेम्प्ट फर्स्ट देन चेक आंसर। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शन को पढ़ना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है। फिर लास्ट में आपको एनालिसिस करना है कि कितना क्वेश्चन यहाँ पर सही कर पा रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। नोट योर स्कोर, आपको स्कोर को बताना है। रिवाइज वीक टॉपिक्स, और जो टॉपिक आपको लगता है कि कमजोर है, आप उस चीज में कमांड हासिल कीजिए, अच्छे तरीके से उसको प्रिपरेशन कीजिए। तो इस तरीके से ये क्लास चलने वाला है। क्लास का जो पीडीएफ है, स्टडी मटेरियल जो भी है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, एग्री टू कल्चर फैमिली ऑफिशियल पे। या फिर आप इस कोड को स्कैन कर सकते हैं, सीधे टेलीग्राम चैनल पे आप चले जाइएगा और यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब चलते हैं डायरेक्ट यहाँ पर क्लास में। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप इज कमर्शियली प्रोपोगेटेड थ्रू रनर्स। निम्नलिखित में से कौन सी फल फसल का व्यवसायिक प्रवर्धन प्रोपगेशन मुख्यतः रनर्स के द्वारा किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए मैंगो, ऑप्शन नंबर बी गुआवा, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन नंबर डी पपाया और ऑप्शन नंबर ई आंवला। इसी तरीके से आपका जो मेंस वाला पेपर है आईपीएस एएफओ, वहां पर भी इसी तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ऑप्शन भी यहाँ पर 5-5 दिया जाता है। तो यहाँ पर रनर्स के बारे में पूछ रहा है कि रनर्स के थ्रू जो प्रोपोगेशन है वो किस फ्रूट में होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्ट्रॉबेरी। सही आंसर इसका स्ट्रॉबेरी हो जाएगा। स्ट्रॉबेरी में जो रनर्स होता है, ये एक नेचुरल ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोपोगेशन के लिए यूज में लिया जाता है। तो जब भी कमर्शियली प्रोपोगेशन की बात करेंगे, वो भी किसमें, तो ये स्ट्रॉबेरी में जब भी कमर्शियली प्रोपोगेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर रनर्स को चूज किया जाता है। रनर्स इसका सही आंसर है। यहाँ बाकी के ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे। मैंगो का जो प्रोपगेशन होता है वो ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है। गुआवा की बात करेंगे तो गुआवा में यहाँ पर एयर लेयरिंग देखने को मिलता है। एयर लेयरिंग के थ्रू यहाँ पे प्रोपगेशन होता है। पपाया की बात करेंगे तो यहाँ पर सीड के द्वारा प्रोपगेशन होता है। किसके द्वारा? सीड के द्वारा। और आंवला की बात करेंगे तो आंवला में यहाँ पर बडिंग या फिर ग्राफ्टिंग बोल सकते हैं, इसके द्वारा यहाँ पर प्रोपगेशन होता है। बडिंग या फिर ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से हम लोग इस क्लास को करने वाले हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन राइस कल्टीवेशन द टर्म खैरा डिजीज इज एसोसिएटेड विद द डिफिशियंसी ऑफ। धान की खेती में खैरा रोग किस पोषक तत्व की कमी से संबंधित है? आयरन, जिंक, बोरोन, सल्फर, मैंगनीज। तो जो राइस है, राइस में खैरा डिजीज देखने को मिलता है, जो कि न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी के कारण होता है। तो यहाँ पर बताना है आपको कि किस न्यूट्रिएंट की कमी के कारण यहाँ पर खैरा डिजीज हो जाता है। तो यहाँ पे खैरा डिजीज की बात करेंगे तो ये जिंक की डेफिशिएंसी के कारण होता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जब भी इसकी डेफिशिएंसी होती है तो जो पत्तियां होती है, लीव्स होती है, इसमें क्या होता है, ब्राउन कलर का धब्बा देखने को मिलता है। ब्राउन धब्बा, ब्राउन धब्बा देखने को मिलता है। और ये जो प्लांट का ग्रोथ है, प्लांट ग्रोथ, इसको भी डिक्रीज कर देता है खैरा डिजीज, जो कि जिंक की डेफिशिएंसी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स बिलोंग टू द ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। निम्नलिखित में से कौन सा कीट लेपिडोप्टेरा गण ऑर्डर से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए ग्रास हॉपर, ऑप्शन नंबर बी एफिड, ऑप्शन नंबर सी बटरफ्लाई, ऑप्शन नंबर डी टर्माइट,
ऑप्शन नंबर डी हॉर्स फ्लाई। तो ये इंटोमोलॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो कीट है, कौन सा इंसेक्ट है, वो लेपिडोप्टेरा जो ऑर्डर है इससे बिलोंग करता है। तो सोचिए, समझिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सबको यहाँ पर कमेंट करना है, जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, ऑप्शन को पढ़ रहे हैं, वो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जो आपको सही लगे, आप जाने चाहे नहीं जाने, अपने तरीके से जो आपको सही लगता है वो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो लेपिडोप्टेरा की बात करेंगे तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई प्लस यहाँ पे जो मॉथ्स हो गया, ये दोनों ही लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। यहाँ पर ग्रास ऑपर की बात करेंगे तो ग्रास ऑपर जो है ये किस फैमिली का है, तो ये ऑर्थोपटेरा का है, ऑर्थोपटेरा। एफिड्स की बात करेंगे तो एफिड्स किस फैमिली का है, ये हेमीपटेरा का है। टर्माइट्स की बात करेंगे तो टर्माइट्स आइसोपटेरा का है, आइसोपटेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। हॉर्स फ्लाई की बात करेंगे तो हॉर्स फ्लाई जो है वो डिप्टेरा ऑर्डर का है। ठीक है, आई होप आपको राइटिंग समझ में आ रहा होगा। इसका जो सही आंसर था वो है बटरफ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द डेफिशिएंसी ऑफ मोलिबेडेनम इन कॉलीफ्लावर इज कॉमनली नॉन एज। फूल गोभी में मोलिबेडेनम की कमी से होने वाला जो विकार है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए खैरा डिजीज, ऑप्शन नंबर बी लिटल लीफ, ऑप्शन नंबर सी विप्टेल, ऑप्शन नंबर डी हेन एंड चिकन, ऑप्शन नंबर ई रोसिट। तो यहाँ पर मॉलिबेडेनम की डिफिशियंसी के कारण जो कॉलीफ्लावर है, फूल गोभी है, इसमें कौन सा विकार उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी विप्टेल डिजीज। विप्टिल यहाँ पर जो विकार है ये उत्पन्न हो जाता है मॉलिबेडेनम की डेफिशिएंसी के कारण। इसमें फिर जो पत्तियां हैं ये संकरी हो जाती है प्लस विकृत हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। खैरा डिजीज की बात करेंगे तो हम लोगों ने देखा ये राइस में जिंक की डेफिशिएंसी के कारण। लिटिल लीफ की बात करेंगे तो ये आपको ब्रिंजल में देखने को मिलेगा, बैंगन में। उसके बाद यहाँ पे हेन एंड चिकन की बात करेंगे तो ये आपका ग्रैप का डिसऑर्डर है। हेन एंड चिकन किसका है, ग्रैप्स का, अंगूर। ये डिसऑर्डर अंगूर में देखने को मिलता है। रोसिट की बात करेंगे तो रोसिट यहाँ पर अन्य फसल में देखने को मिलेगा, लेकिन मोलिबेडेनम की डेफिशिएंसी के कारण ये नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज कमर्शियली यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने, आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए व्यावसायिक रूप से किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर सी इथिलीन, ऑप्शन नंबर डी जिब्रेलिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी एब्सिसिक एसिड। तो काफी अच्छा, काफी खूबसूरत क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछ रहा है कि आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए, फल को पकाने के लिए कृत्रिम रूप से कौन सा हार्मोन का यूज किया जाता है। तो जब भी फल फ्रूट को पकाने की बात करेंगे तो यहाँ पर इथिलीन हार्मोन काम करता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी इथिलीन हार्मोन। इथिलीन हार्मोन जो है एक तरह का गैसियस प्लांट हार्मोन है। कैसा है, तो गैसियस प्लांट हार्मोन है जो कि फ्रूट को पकाने का काम करता है, फ्रूट को राइप करने का काम करता है, इसके लिए यूज में लिया जाता है। ऑक्सिन की बात करेंगे तो ये सेल के इलोंगेशन में देखने को मिलता है। साइटोकाइनिन की बात करेंगे तो ये सेल डिवीजन में यूजफुल होता है। जिब्रेलिक एसिड की बात करेंगे तो ये स्टेम के इलोंगेशन के लिए, स्टेम जो होता है, तना होता है, इसके इलोंगेशन के लिए यूज में लिया जाता है। इसके लिए ये किसके, स्टेम इलोंगेशन के लिए। एब्सिसिक एसिड बात करें तो जो एब्सिसिक एसिड है ये स्ट्रेस हार्मोन है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड ऑफ कैटल इज प्राइमली नॉन एज डुअल पर्पस ब्रीड। निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल मुख्यतः द्विउद्देशीय डुअल पर्पस नस्ल मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए साहिवाल, ऑप्शन नंबर बी रेड सिंधी, ऑप्शन नंबर सी गिर, ऑप्शन नंबर डी कांकरेज, ऑप्शन नंबर डी थारपारकर। तो यहाँ पे जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है ये सारे जो काव है, गाय है, इसकी यहाँ पर ब्रीड है
तो आपको यहाँ पर बताना है कि डुअल पर्पस में जो यूज में लिया जाता है वो इनमें से कौन सा है। यहाँ पर डुअल पर्पस कहने का मतलब है कि एक मिल्क लेने के लिए होता है, मिल्क के लिए, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, और डुअल में आता है आपका जो मिल्क के साथ साथ यहाँ पे ड्रॉट के लिए भी यूज में लिया जाए, धोने के लिए। तो यहाँ पे डुअल पर्पस जो ब्रीड है वो आपका कांकरेज है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कांकरेज यहाँ पर डुअल पर्पस ब्रीड है काऊ का, कैटल का। उसके अलावा यहाँ पर अगर साहिवाल की बात करें, रेड सिंधी की बात करें, गिर की बात करेंगे तो ये सारा मिल्क के लिए, मिल्क प्रोडक्शन इनका अच्छा होता है, मिल्क के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय पक्सेनिया स्ट्रीफोर्मिस। तो गेहूं में निम्नलिखित में से कौन सा रोग पक्सेनिया स्ट्रीफोर्मिस द्वारा होता है? स्टेम रस्ट, लूज स्मट, स्ट्रीप रस्ट, करनाल बंट, पाउडरी मिल्डो। तो पक्सेनिया स्ट्रीफोर्मिस के द्वारा जो यहाँ पर रोग होता है वो है स्ट्रीप रस्ट। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसको येलो रस्ट भी कहा जाता है। इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। इसमें जो पत्तियां हैं इसमें पीली धारियां दिखाई देने लगती है, येलो कलर का पीली येलो धारियां दिखाई देने लगती है। और जब इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, कोल्ड, ठंडा, ठंडा के साथ साथ अगर यहाँ पे मॉइस्चर, नमी वाला अगर इसको टेम्परेचर मिला, नमी वाला अगर क्लाइमेट मिल रहा है तो ये और तेजी से फैलता है। इस चीज को भी याद रखेंगे, ठीक है, स्ट्रीप रस्ट। बाकी के जो ऑप्शन है इसको आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी डिजीज का नाम दिया हुआ ये सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इज प्राइमरली इन्वॉल्व्ड इन पॉलन जर्मिनेशन एंड पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन प्लांट्स। पौधों में परागकण अंकुरन, पॉलन जर्मिनेशन एवं पराग नलिका वृद्धि, पॉलन ट्यूब ग्रोथ में मुख्य रूप से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व शामिल होता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चन का यहाँ पे लेंथ लंबा है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पौधे में परागकण जो पॉलन जर्मिनेशन होता है और साथ ही साथ जो पॉलन ट्यूब ग्रोथ है, इसमें मुख्य रूप से कौन सा सूक्ष्म तत्व, कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट यहाँ पर एसेंशियल होता है, इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन नंबर ए जिंक, ऑप्शन नंबर बी आयरन, ऑप्शन नंबर सी बोरोन, ऑप्शन नंबर सी कॉपर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ई मॉलिब्डेनम। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जब भी पॉलन जर्मिनेशन की बात होगी तो हमेशा इसका आंसर क्या होगा? बोरोन। बोरोन जो न्यूट्रिएंट है ये इसके लिए उत्तरदायी होता है। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी। और साथ ही साथ ये पॉलन ट्यूब ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बीज और फ्रूट इसके डेवलपमेंट के लिए भी, इसको बनाने के लिए भी बोरन यहाँ पर इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट का काम करता है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो फर्टिलाइजर्स इज वाइडली यूज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप। दलहनी फसलों के अतिरिक्त अन्य फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है? जो नॉन लेग्यूम क्रॉप है, जिनमें दलहनी फसल नहीं है, उनमें यहाँ पर कौन सा जैव उर्वरक का यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइजोबियम, ऑप्शन नंबर बी एजिप्टोबैक्टर, ऑप्शन नंबर सी फ्रैंकिया, ऑप्शन नंबर डी एजोला, और ऑप्शन नंबर ई बीजीए ब्लू ग्रीन अलगी। तो यहाँ पर जो बायो फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है वो है एजिटोबैक्टर। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी एजिटोबैक्टर। ये एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। ये कैसा बैक्टीरिया है? तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। और इसका यूज कहाँ करते हैं? तो नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप, जितने भी जो दलहनी से हट के जो दूसरा फसल है वहां पर इसका यूज किया जाता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। और इसका यूज कहां पे करते हैं? तो यूज की बात करेंगे तो नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप, जितने भी नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप है यहां पर अगर यूज किया जा रहा है बायो फर्टिलाइजर के रूप में तो एजिटोबैक्टर का यूज करते हैं। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने का काम करता है और जैव उर्वरक के रूप में काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप सिस्टम इज मोस्ट सुटेबल फॉर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड रिस्क मिनिमाइजेशन। काफी अच्छा क्वेश्चन है। उपलब्ध संसाधनों के कुशल उपयोग तथा जोखिम को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल प्रणाली सबसे उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए मोनोक्रॉपिंग,
सोलो क्रॉपिंग, सोल क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, क्लीन कल्टीवेशन, रटून क्रॉपिंग। तो यहाँ पर जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेस है इसका यहाँ पर यूटिलाइजेशन एफिशिएंटली हो रहा है, रिस्क यहाँ पर मिनिमाइजेशन हो रहा है। तो ये किस फसल प्रणाली में देखने को मिलता है? तो इसके लिए जो उपयुक्त प्रणाली है वो है इंटरक्रॉपिंग। तो इसमें जितने भी रिसोर्सेस है इसका यूज यहाँ पे अच्छे तरीके से हो जाता है, रिस्क है ये यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, यील्ड है ये यहाँ पर बढ़ जाता है, और साथ साथ इनकम भी बढ़ता है। तो ये सारा इसका बेनिफिट है, एडवांटेजेस है, और ये जो फसल प्रणाली है ये यहाँ पर उपयुक्त मानी जाती है। इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज इज पॉपुलरली नोन एज द फर्स्ट सेमी ड्वार्फ व्हीट वेराइटी इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? तो हरित क्रांति के दौरान भारत में प्रचलित पहली अर्ध बौनी सेमी ड्वार्फ गेहूं की किस्म के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी किस्म प्रसिद्ध हुआ? तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे यहाँ पर व्हीट का वैरायटी इंट्रोड्यूस किया गया जो कि सेमी ड्वार्फ वैरायटी था। तो ये जो वैरायटी है ये ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे पॉपुलर हुआ। तो इन 5 ऑप्शन में से कौन सा है वो वैरायटी? ऑप्शन नंबर ए सोनालिका, कल्याण सोना, लर्मा जोजो 64A, HD 2967, PBW 343। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, लर्मा रोजो 64A। इसका सही आंसर हो जाएगा। ये ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे पॉपुलर हुआ और ये एक कैसी वैरायटी है? तो ये सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, सेमी ड्वार्फ वैरायटी। ठीक है, इसको कहां से लाया गया था? तो इसको मैक्सिको से लाया गया था, मैक्सिको से इंट्रोड्यूस किया गया था, और हरित क्रांति के टाइम पे ये काफी फेमस हुआ, पॉपुलर हुआ। और यहाँ पे जो सोनालिका है ये बाद में डेवलप हुआ। कल्याण सोना की बात करेंगे तो ये एक इंडियन सिलेक्शन वैरायटी है। HD 2967 जो है ये आधुनिक किस्म है, मॉडर्न किस्म है, मॉडर्न वैरायटी है। PBW 343 की बात करेंगे तो ये कहाँ की है? तो ये पंजाब की है, पंजाब की वैरायटी है और काफी लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन? वायुमंडलीय नाइट्रोजन के जैविक स्थिरीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रोजिनेज, कैटालेज, यूरेज और डिहाइड्रोजिनेज। तो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन, बायोलॉजिकल फिक्सेशन जो है वो जिस एंजाइम के द्वारा होता है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एंजाइम है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजिनेस। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजिनेस। ये क्या करता है? तो ये N2 जो नाइट्रोजन है इसको अमोनिया में बदल देता है। किसमें? अमोनिया में, अमोनिया में चेंज कर देता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो जितने भी राइजोबियम्स है या फिर जो भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है उनमें ये एंजाइम पाया जाता है। इस चीज को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट क्रॉप इज क्लासिफाइड एज द क्लाइमेट्रिक फ्रूट? निम्नलिखित में से कौन सी फल फसल क्लाइमेट्रिक फ्रूट की श्रेणी में आती है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेप्स, सिट्रस, लीची, मैंगो, पोमग्रेनेट। तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट का आपको एग्जांपल बताना है, इसमें से कौन सा है? क्लाइमेट्रिक फ्रूट में क्या होता है? ये हार्वेस्टिंग के बाद ही पकता है, हार्वेस्टिंग कर लेंगे उसके बाद भी ये पकते रहेगा। तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट का एग्जांपल पूछ रहा है तो यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मैंगो होगा। मैंगो एक क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। इसमें क्या होता है कि रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन जो रेट है ये इंक्रीज हो जाता है, और साथ ही साथ इथिलीन का प्रोडक्शन यहाँ पर तेजी से होने लगता है। जो इथिलीन हार्मोन है, फल को पकाने वाला जो हार्मोन है, इसका प्रोडक्शन जो है ये यहाँ पर तेजी से बढ़ने लगता है, जिसके कारण फल पकते रहता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्लाइमेट्रिक फ्रूट की बात करेंगे तो मैंगो इसका सही आंसर होगा। उसके अलावा यहाँ पर जो भी 4 ऑप्शन बच गए, जैसे कि ग्रेप्स हो गया, सिट्रस हो गया, लीची हो गया, पोमग्रेनेट हो गया, ये सारे नॉन क्लाइमेट्रिक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स एग्जिबिट्स कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल? निम्नलिखित में से कौन सा कीट जीवन चक्र में पूर्ण कायांतरण, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए ग्रास हॉपर, टर्माइट, एफिड,
हनी बी, कॉकरोच। तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, ये किसमें देखने को मिलता है? यहाँ पर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलता है एग, उसके बाद ये कन्वर्ट होता है लार्वा में, उसके बाद प्यूपा में, और फिर एडल्ट हो जाता है। तो ये जो चारों स्टेज है ये किस में देखने को मिलता है? तो ये हनी बी में देखने को मिलता है। इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, हनी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर कंटेन्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन? निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है? ऑप्शन नंबर ए अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्राइट, यूरिया, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है इन पांचों में से किसमें अधिक है? तो नाइट्रोजन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ये यूरिया में देखने को मिलता है। यहाँ पर 46% जो नाइट्रोजन है ये यूरिया में पाया जाता है, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला, वर्ल्ड में विश्व स्तर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो फर्टिलाइजर है वो है यूरिया। अमोनियम सल्फेट की बात करेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना होता है? तो यहाँ पे 20.6 आपको यहाँ पर नाइट्रोजन का परसेंट देखने को मिलेगा। ठीक है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की बात करेंगे तो यहाँ पर लगभग 26% नाइट्रोजन। अमोनियम क्लोराइड की बात करेंगे तो यहाँ पर 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल पीएच रेंज फॉर ऑप्टिमम अवेलेबिलिटी ऑफ द मोस्ट प्लांट न्यूट्रिएंट इन सॉइल? मिट्टी में अधिकांश पौध पोषक तत्वों की उपलब्धता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पीएच सीमा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? कौन सा यहाँ पर जो पीएच रेंज है वो ऑप्टिमम है, जहां पर जो प्लांट न्यूट्रिएंट है सोइल में वो अच्छे तरीके से आसानी से अवेलेबल हो पाता है? ऑप्शन नंबर ए 4.5 से 5, 5 से लेके 5.5, 6 से लेके 7.5, 8 से लेके 8.5, या फिर अबव 9। तो यहां पर इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 से जो 7.5 है इसका सही आंसर हो जाएगा। इस पीएच रेंज में जो जितने भी प्लांट न्यूट्रिएंट है सोइल के अंदर वो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम? धान की निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है जीवाणु बैक्टीरियम के द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए ब्लास्ट, ब्राउन स्पॉट, सीथ ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, फॉल्स स्मट। तो यहाँ आप इसके ऑप्शन को ही देखेंगे तो इसका आंसर आपको पता लग जाएगा। बैक्टीरिया का पूछा है तो यहाँ पे बैक्टीरियल जो लीफ ब्लाइट है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अगर यहाँ पर बैक्टीरिया का नाम पूछे तो बैक्टीरिया का नाम क्या बताओगे? तो जेंथोमोनास ओराजाई। क्या है? जेंथोमोनास ओराजाई। ये जो है ये इस बैक्टीरिया का नाम है। इसमें क्या होता है, जो पत्तियां होती है वो झुलस जाता है और यहाँ पर जो ईल्ड है वो उसमें कमी देखने को मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द सीप ऑफ द डेजर्ट? निम्नलिखित में से किसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? हॉर्स, डंकी, कैमल या म्यूल? तो इसका आंसर यहाँ पर कैमल होगा, सबको पता होगा, रेगिस्तान का जहाज कैमल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इज कॉमनली यूज्ड टू ब्रेक सीड डोरमेंसी? बीज सुप्तावस्था सीड डोरमेंसी को तोड़ने के लिए सामान्यतः किस पादप वृद्धि नियामक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इथिलीन, साइटोकाइनिन, एबीए, जिब्रेलिक एसिड, GA3 और IA। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सीड की जो डोरमेंसी है उसको ब्रेक करने के लिए कौन सा यहाँ पे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का यूज किया जाता है? तो अगर सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करना है तो इसके लिए जो यूजफुल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो है जिब्रेलिक एसिड, GA3। इसका सही आंसर ये होगा। ये जर्मिनेशन को प्रोत्साहन करता है, जर्मिनेशन जो है अंकुरन, इसको बढ़ाने का काम करता है और डोरमेंसी को ब्रेक करता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। इथिलीन को हम लोगों ने देखा था ये राइपिंग हार्मोन है, साइटोकाइनिन को भी देखा था हम लोग सेल डिवीजन के लिए, और जो IA है ये ऑक्सिन हार्मोन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑयलसीड क्रॉप बिलोंग्स टू द फैमिली ब्रेसिकेसी? निम्नलिखित में से कौन सी तिलहनी फसल ब्रेसिकेसी कुल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए ग्राउंडनट, सोयाबीन, मस्टर्ड, सीसम, कैस्टर।
तो यहाँ पर तिलहनी फसल के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मस्टर्ड। मस्टर्ड ये ब्रेसिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है। आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, आपको कमेंट करके आंसर देना है। ब्रेसिकेसी के अलावा इसे एक और नाम से जाना जाता है, वो दूसरा नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पर ग्राउंडनट और सोयाबीन की फैमिली की बात करेंगे तो फेबेसी। सिस्मम की बात करेंगे तो ये पेडिलिएसी, पेडालिएसी। कैस्टर की बात करेंगे तो यूफोर्बेसी, क्या है, यूफोर्बेसी। इस चीज को याद रखेंगे, यहाँ पर एक क्वेश्चन से काफी सारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। यहाँ पर क्या होमवर्क मिला है आपको, कमेंट बॉक्स में कि ब्रेसिकेसी के अलावा एक और नाम इसका क्या है, उस चीज को कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स बट इज नॉट अ स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक है परंतु क्लोरोफिल अणु के संरचनात्मक भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, आयरन, नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीज। तो यहाँ पर कह रहा है कि पोषक तत्व, वैसा कौन सा पोषक तत्व है जो क्लोरोफिल निर्माण के लिए तो आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर जो अणु है, क्लोरोफिल अणु है, इसके संरचनात्मक भाग का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा आयरन। तो ये इसेंशियल तो है किसके लिए, क्लोरोफिल निर्माण के लिए इसेंशियल है, लेकिन यहाँ पर जो क्लोरोफिल अणु है इसका संरचनात्मक भाग नहीं है। इसकी डेफिशिएंसी जब हो जाती है तो यहाँ पर इंटरवेनियल क्लोरोसिस देखने को मिलता है। कैसा क्लोरोसिस, इंटरवेनियल। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज कॉमनली नॉन एज द अमेरिकन वॉलवर्म ऑफ कॉटन। कपास का अमेरिकन वॉलवर्म निम्नलिखित में से कौन सा कीट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए पिंक वॉलवर्म, स्पॉटेड वॉलवर्म, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, व्हाइट फ्लाई, जैसिड। तो जो अमेरिकन वॉलवर्म है ये कॉटन के क्रॉप में देखने को मिलता है, और सबसे विनाशकारी जो इंसेक्ट है वो अमेरिकन वॉलवर्म ही है। इसका जो नाम है वो है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा के नाम से ये जाना जाता है अमेरिकन वॉलवर्म। ये क्या करता है, जो कॉटन का बॉल होता है इसको नुकसान पहुंचाता है, इसको ही यहाँ पे डैमेज कर देता है, खराब कर देता है, जिसके कारण जो फसल है वो खराब हो जाती है। और इसके साथ साथ अगर अमेरिकन वॉलवर्म की बात करेंगे तो ये अन्य जो भी फसल है उसके लिए भी पॉलीफेगस पेस्ट है। कैसा पेस्ट है, तो पॉलीफेगस, पॉलीफेगस पेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रीडिंग मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। स्वपरागित सेल्फ पॉलिनेटेड फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रजनन विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। मास सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, रिकरेंट सिलेक्शन, सिंथेटिक वेराइटी डेवलपमेंट, टॉप क्रॉस। तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप्स के लिए मोस्ट सुटेबल जो मेथड है, ब्रीडिंग मेथड, वो कौन सा है। तो जितने भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होते हैं इनमें होमोजाइगोसिटी देखने को मिलता है, और इसमें जो संतान उत्पन्न होती है वो एक समान होता है। प्योर लाइन सिलेक्शन इसका मेथड है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्योर लाइन सिलेक्शन जो ब्रीडिंग मेथड है, इसके द्वारा यहाँ पर जितने भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स है इसमें ब्रीडिंग किया जाता है। व्हीट हो गया, चना हो गया, ये इनमें देखने को मिलता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज प्रोपगेटेड कमर्शियली थ्रू टिश्यू कल्चर ऑन अ लार्ज स्केल। निम्नलिखित में से फसल का बड़े पैमाने पर व्यवसायिक प्रवर्धन टिश्यू कल्चर द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मैंगो, बनाना, बेर, आंवला, कस्टर्ड एप्पल। तो यहाँ पे कमर्शियली प्रोपगेशन के लिए जो टिश्यू कल्चर है इसका यूज किया जाता है लार्ज स्केल में। तो ये किस फ्रूट में देखने को मिलता है। तो माइक्रो प्रोपगेशन की अगर बात करेंगे तो बनाना जो है ये इसके लिए सुटेबल होता है। टिश्यू कल्चर में जो लार्ज स्केल में यूज किया जाता है वो है बनाना। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। इससे क्या होता है कि डिजीज फ्री प्लांट मटेरियल मिलता है, डिजीज फ्री प्लांट मटेरियल यहाँ पर मिलता है, और साथ ही साथ यूनिफॉर्म ग्रोथ देखने को मिलता है, यूनिफॉर्म ग्रोथ।
इसलिए जो इसका सही आंसर है वो आपका बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर सप्लाइज बोथ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस टू क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक फसलों को नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों प्रदान करता है? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों। यूरिया, एमओपी, एसएसपी, डीएपी, जिप्सम। तो किस फर्टिलाइजर का यूज करेंगे जिससे कि नाइट्रोजन भी मिल जाए, फॉस्फोरस भी मिल जाए? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डीएपी। डीएपी इसका सही आंसर होगा। इसके फुल फॉर्म की बात करेंगे तो फुल फॉर्म क्या है इसका? डाई अमोनियम फॉस्फेट। डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म को याद करेंगे। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो आपको 18%, नाइट्रोजन की बात करेंगे तो 18% देखने को मिलता है, और फॉस्फोरस की बात करेंगे तो ये 46%। फॉस्फोरस वो भी किस फॉर्म में? तो P2O2 फॉर्म में। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज हाईली सेंसिटिव टू एसिडिक सोइल कंडीशन एंड परफॉर्म बेस्ट अंडर न्यूट्रल सोइल पीएच? तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय मिट्टी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है तथा जो न्यूट्रल पीएच पर सर्वाधिक प्रदर्शन करती है? तो न्यूट्रल जो पीएच है इसके लिए बेस्ट है, लेकिन यहाँ पर अगर मिट्टी अम्लीय है तो यहाँ पर भी ये संवेदनशील है। ऑप्शन नंबर ए, टी, पोटैटो, राइस, बार्ले और लूसन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा लूसन। लूसन जो है, जिसको अल्फा अल्फा के नाम से भी जाना जाता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो एसिडिटी है, एसिडिक सोइल है, इसके लिए ये संवेदनशील है, हाईली सेंसिटिव है। इस चीज को याद रखेंगे। टी की बात करेंगे तो ये एसिड लविंग प्लांट है। कैसा है? एसिड लविंग प्लांट है। पोटैटो की बात करेंगे तो स्लाइटली एसिडिक सोइल भी यहाँ पर अच्छा होता है। राइस की बात करेंगे तो एसिडिक कंडीशन सहन कर लेता है, और बार्ले की बात करेंगे तो ये टोलरेंट क्रॉप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ पोटैटो अकॉर्डिंग टू वेविलोव? वेविलोव के अनुसार आलू पोटैटो का प्राथमिक जो उत्पत्ति केंद्र है, सेंटर ऑफ ओरिजिन है, कौन सा है? इंडिया, चाइना, मैक्सिको, पेरू, बोलिविया रीजन, इथोपिया। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ओरिजिन पूछ रहा है पोटैटो का, तो आपको सही तरीके से यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। पोटैटो का सेकेंडरी कल्टीवेशन की बात करेंगे तो इंडिया है। सेकेंडरी कल्टीवेशन। चाइना का बात करेंगे तो ओरिजिन सेंटर ये नहीं है। मैक्सिको का बात करेंगे तो मेज यहाँ पर देखने को मिलता है। पेरू जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। पेरू इसका सही आंसर हो जाएगा। पोटैटो का ओरिजिन स्थान पूछेगा तो पेरू कहाँ पे? बोलिविया रीजन में। इथोपिया की बात करेंगे तो कॉफी, काफी इंपॉर्टेंट, कॉफी का जो ओरिजिन है वो इथोपिया है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड बिलोंग्स टू द नियोनिकोटिनोइड ग्रुप? निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशक नियोनिकोटिनाइड ग्रुप समूह से संबंधित है? क्लोरपायरिफोस, मैलाथियोन, इमिडीक्लोरोपिड, साइपरमेथ्रिन, और यहाँ पर है कार्बरिल। तो आपको यहाँ पर बताना है कि नियोनिकोटिनोइड जो समूह है, इससे यहाँ पर कौन सा कीटनाशी संबंधित है। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इमिडाक्लोरोपिड है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये नियोनिकोटिनोइड जो ग्रुप है इससे संबंधित है। ये एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। कैसा है? तो सिस्टमिक है, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। जितने भी सेकिंग पेस्ट होते हैं इसके लिए काफी प्रभावी है, इसके लिए यूज में लिया जाता है। सीड ट्रीटमेंट में भी इसका यूज होता है। इसका यूज कहाँ होता है? तो सीड के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड्स ऑफ बफेलो इज नॉन एज द हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया? भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भैंस की नस्ल कौन सी है? सुरती, जफराबादी, मेहसाना, मुर्रा, भदावरी। तो आई होप जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस क्लास को कर रहे हैं, यहाँ तक इस क्वेश्चन में पहुंचे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए यहाँ तक पहुंचे होंगे, जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं, ताकि आपको पता चले। यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चन है, भले यहाँ पे नंबर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन टोटल 30 क्वेश्चन है।
आप खुद यहाँ पर कमेंट करते जाइएगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। पेन पेपर लेके बैठे होंगे तो भी आपको आइडिया मिल जाएगा। जिस क्वेश्चन में आप वीक है, जिस पोर्शन में आपको लग रहा है कि यहाँ हम आंसर नहीं कर पा रहे हैं, उसको आपको स्ट्रॉन्ग करने का जरूरत है। तो इसी तरीके से बस क्लास को आपको एंड तक देखना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। जहां नहीं समझ में आ रहा होगा वहां पर भी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर इस क्वेश्चन में समझ नहीं आया। मैं आपको अलग से वीडियो बना के या फिर कमेंट सेक्शन में उस चीज का आंसर सॉल्व करके दूंगा। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मुर्रा। मुर्रा जो है भारत की ऐसी नस्ल है जो कि दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक है। इसका मूल स्थान की बात करेंगे तो मूल स्थान क्या है, तो हरियाणा। हरियाणा की ये काव है। बॉडी की बात करेंगे तो जेड ब्लैक का होता है, जेड ब्लैक इसकी बॉडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय अ फाइटोप्लाज्मा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो कि फाइटोप्लाज्मा द्वारा होता है। सिट्रस कैंकर, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, रेड रॉड ऑफ सुगर केन, टिका डिजीज ऑफ ग्राउंडनट, ब्लास्ट ऑफ राइस। तो यहाँ पे फाइटोप्लाज्मा के द्वारा कौन सा डिजीज देखने को मिलता है, तो फाइटोप्लाज्मा लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इसमें देखने को मिलता है। इसका सही आंसर है, ब्रिंजल में लिटिल लीफ डिजीज देखने को मिलता है जो कि फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होता है। लिटिल लीफ ब्रिंजल में क्या होता है कि पौधे जो है पत्तियां छोटी हो जाती है, इंटरनोड्स इसमें छोटा हो जाता है। क्या क्या होता है, तो पत्तियां जो है ये यहाँ पे छोटा हो जाता है, इंटरनोड्स जो होती है ये यहाँ पे छोटा हो जाता है, और ये वेक्टर के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, तो वेक्टर के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन जो कि आने वाला जो एग्जाम है आईपीएस एफओ जो कि प्रीलिम्स वाला एग्जाम है, यहाँ पर भी एग्रीकल्चर का पोर्शन है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लास को बनाया गया। आपको यहाँ पर बताना है कि ये जो क्लास है इसका क्वेश्चन का लेवल कैसा था, इजी था, मॉडरेट था, हार्ड था, क्वेश्चन में कुछ और चेंजिंग करना है, इसके लेवल को बढ़ाना है या कम करना है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सजेशन जरूर दें। इसका जो पीडीएफ चाहिए होगा तो इसका पीडीएफ आपको एग्री टू कल्चर फैमिली जो ऑफिशियल चैनल है टेलीग्राम का, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है, यहाँ पर स्कैनर भी दिया हुआ है। इस कोड को आप स्कैन करके सीधे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहां से फिर इसके पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है क्लास है वो आपके तक टाइम से पहुंच पाए। थैंक यू।